मैं हूं स्वाति रायना। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बच्चों के फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए उन्हें पुकारने के लिए गोलू मोलू, चश्मिश, ठिगना या भोलू जैसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, लेकिन इसका बुरा असर बच्चों के दिल और दिमाग पर पड़ता है। कई बार ऐसी नासमझी बड़े भी कर बैठते हैं। नतीजतन बॉडी शेमिंग के शिकार बच्चे कई बार मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं। आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, समझेंगे बॉडी शेमिंग की हरकत बच्चों के विकास में कितनी घातक साबित हो सकती है। साथ ही आपको बताएंगे ऐसी परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जा सकता है। चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बच्चों में आपस में अक्सर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए या कई बार मजाक में मोटा मोटी, ठिगना, कालू काली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते सुना जा सकता है। बच्चों की शारीरिक बनावट और उनके ढील ढौल को देखते हुए ऐसे बॉडी शेमिंग शब्द जाने अनजाने उनकी मानसिकता पर बुरा असर डालते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बॉडी शेमिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके जरिए लोग सामने वाले को उसके बॉडी के शेप और साइज पर क्रिटिकल कमेंट या मजाक उड़ा देते हैं। आमतौर पर ऐसे कमेंट्स सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। खासकर ऐसे कमेंट्स मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर घातक साबित तो होते ही हैं, बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बॉडी शेमिंग के शिकार बच्चे कई बार अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं और तनाव में रहने लगते हैं। बच्चे तो बच्चे, कई बार बड़े भी प्यार दुलार में गोल मटोल बच्चों को गोलू मोलू कहकर पुकारते हैं। साथ ही सलाह भी देते हैं कि कम खाया कर वरना गुब्बारा बन जाएगा। शुरुआती दौर में ये महज मजाक लगता है, लेकिन बार बार ऐसे शब्द सुनकर बच्चे के मन में ये बात बैठ जाती है कि वो अपने मोटापे के चलते हंसी का पात्र बन रहा है। ऐसे में बच्चा किसी मेहमान के घर आने पर उनके सामने नहीं आता और अकेला रहना पसंद करता है। ऐसी घटनाएं बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। इससे उनमें चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन न लगना, एकाकीपन और सामाजिक अलगाव जैसे लक्षण उभर सकते हैं। बॉडी शेमिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुंबई के ऑर्चिड ग्रुप ऑफ स्कूल ने एक अच्छी पहल की है। ग्रुप ऑफ स्कूल देश भर में अपने स्कूलों में 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन 35 से 40 मिनट का वर्कशॉप चला रहा है, जिसमें बच्चों को बॉडी शेमिंग से निपटने, आपस में टीज न करने जैसे मुद्दों पर गाइड किया जा रहा है। बच्चे काउंसलर को अपने फीडबैक भी दे रहे हैं और ऐसे मामलों में सलाह भी मांग रहे हैं। काउंसलिंग में बच्चों को समझाया जा रहा है कि वो जैसे दिखते हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करें। उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को दूसरे बच्चों का सम्मान करना सिखाया जा रहा है ताकि वो दूसरे बच्चों को न चिढ़ाएं। खासकर लड़कियां बॉडी शेमिंग की ज्यादा शिकार होती हैं। ऐसे में वर्कशॉप में उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बॉडी शेमिंग से निपटने का सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है। दूसरों की बातों की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और उसमें पेरेंट्स को बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बॉडी शेमिंग कितनी घातक, ये मजाक नहीं गंभीर मुद्दा बन चुका है। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा दे डॉक्टर जयंती दत्ता, सीनियर साइकोलॉजिस्ट। हमारे साथ है रोहिणी मनचंदा, ये है लाइफ कोच, और साथ ही एंटरप्रेन्योर संजीन साहनी। आप तीनों ही खास मेहमान का स्वागत करते हैं इस बेहद ही गंभीर मुद्दे पर। डॉक्टर दत्ता, बहुत ही मजाक में हम किसी के शरीर पर कोई जोक मार देते हैं या इसको बिना इवन रियलाइज किए हुए कि कहीं बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा बच्चे के दिलो दिमाग पर कि उसको नेम कॉलिंग की गई है। नेम कॉलिंग इसको यूजुअली कहा जाता है। और बॉडी शेमिंग आजकल बहुत प्रचलित है ये वर्ड, मतलब किसी के डील डॉल, किसी के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर मजाक करना। एक छोटा बच्चा जिसका दिल कच्ची मिट्टी की तरह होता है, कच्चे घड़े की तरह होता है, उस पर इसका कितना गंभीर असर होता है? या इसका असर अगर आप देखें तो
तो आप देखेंगे कि इसका ना पता ही नहीं चलता कहाँ पे किस स्तर पे बच्चे के ऊपर ये इम्पैक्ट कर जाता है। क्योंकि हकीकत तो ये है, बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, पीयर ग्रुप की एक अहमियत होती है। पीयर ग्रुप बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अ चाइल्ड्स लाइफ, और वहाँ से ये हकीकत है या नहीं उसका परवाह ना करते हुए भी कोई ना कोई एक अपशब्द वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो ही चीज़ मजाकिया तौर पे बाकी जो बच्चे हैं वो भी उसे दोहराने लगते हैं। इसका असर इतना बुरा होता है कि वो जो झुंझलाहट बच्चे के अंदर पैदा होती है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। पिता माता जो हैं घर पे, उनके तक भी ये बात पहुंचती है बहुत देर से, और ये चीज़ मखोल मखोल में आप देखिए लोग क्या करते हैं, वो टीचर्स के कान तक जब बात पहुंच जाती है, कई दफ़े एडल्ट्स जो हैं वो ना जानते हुए भी हंस लेते हैं, अच्छा ये बुलाते हैं इस बच्चे को, ऐसा क्यों बुलाते हैं। लेकिन आपने जो ये बात दोहराई उसका असर भी बच्चे के ऊपर पड़ जाता है, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ बॉडी शेमिंग से। सिर्फ सेल्फ एस्टीम नहीं, उसकी पर्सनालिटी की जो बाकी डिमेरिट्स है वो नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक चीज़ जो है क्रिमिनल प्रोपेंसिटी। ये जो झुंझलाहट बच्चा अपने में बंद कर लेता है, उससे सिर्फ डिप्रेशन नहीं बल्कि डेलिंक्वेंट ट्रेट्स जो है उसकी शुरुआत भी, उसकी बुनियाद भी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि वो जो गुस्सा बच्चे का होता है, जिसने शुरुआत करी और जो लोग इसको चिढ़ाते हैं, वो चीज़ वो अंदर ही अंदर बॉटल करता चला जाता है, और उसका एग्रेसिव मैनिफेस्टेशन बहुत देर तक असर छोड़ जाती है बच्चे की ज़िंदगी में। तो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी का पनपना भी यहीं से शुरुआत होती है। और मैं मानती हूँ, अभी आपने जैसे कहा, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द ऑर्किड ग्रुप ऑफ स्कूल्स, बट टू मी आई वुड से इट शुड हैव स्टार्टेड एट द एज ऑफ, आई मीन व्हेन द चाइल्ड इज इन द 5th स्टैंडर्ड। मिडिल स्कूल में जाने से पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि 5th से जब 6th तक बच्चा जाता है, अक्सर मैंने पाया ये वो दौरान होता है, ये वो क्रूशियल स्टेज होता है जब बहुत सारी बच्चे का माइंड शेप अप हो चुका होता है, बहुत सारी चेंजेस बच्चे के अंदर आने लगती है। यस डॉक्टर दत्ता, आपने सही बताया कि बच्चे का जो माइंड है वो शेप अप हो चुका होता है। जो शुरुआत के बच्चे के 5 साल का स्कूल होता है, मतलब जब तक बच्चा 10 साल का होता है, नर्सरी से अगर हम 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे के ग्रोथ ईयर्स को देखें, फाउंडेशन ईयर्स के बाद जो एक बुनियाद बच्चे की खड़ी होती है, वो इन तमाम बातों के इर्द गिर्द काफ़ी हद तक घूमती है। ये समझना और सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर दत्ता की बात से हम ये जिस निकालते हैं कि न सिर्फ 6th ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए, बल्कि उससे पहले भी बॉडी शेमिंग को लेकर या फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बच्चों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। रोहिणी, यहाँ पर जब हम बुलिंग की बात करते हैं, बुलिंग बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो रैगिंग हुआ करती थी कॉलेजेस में, जिसे बैन कर दिया गया, लेकिन छोटे छोटे लेवल्स पर स्कूल्स में बहुत बुलिंग होती है, नेम कॉलिंग होती है, बच्चे एक दूसरे को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। घर पे हम देखते हैं रिलेटिव्स आते हैं, वो बच्चों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कई बार उसमें टीचर्स भी हामी भर देते हैं। चलो ये मजाक ही तो चल रहा है। मैं खास तौर पर बुलिंग पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। यहाँ पर हमने आमतौर पर देखा है जो बच्चे बुली करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद भी बुली का शिकार हो चुके होते हैं। मतलब वो एक साइकोलॉजी बच्चे की हो जाती है, क्योंकि मुझे इस तरीके से चिढ़ाया गया या क्योंकि उसके माइंड में इस तरीके से मैकेनिज्म बन गया, इसलिए वो भी आगे जाके बुली करता है। क्या ये सही है? रहना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। क्या होता है कि हम लोग जो बच्चे होते हैं वो बुली वो करते हैं, जो एक पॉइंट होता है कि बच्चे वो बुली करते हैं जो पहले से बुली हो रहे हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम लोग नेम कॉलिंग नॉर्मलाइज जिनके लिए बना दिया गया होता है, जिनकी फैमिली में इजी होता है, कि जिनमें घर के 2 बच्चे होते हैं, उनमें क्या है, इजीली आप 2 बच्चों को कंपेयर करते हो, अरे ये मोटे वाला है, अरे ये छोटे वाला है। क्या करते हैं हम लोग को पेरेंट्स, हम लोग को फैमिली, हम लोग प्यार दुलार में, जैसे हम बोलते हैं प्यार दुलार में हम इतनी सब चीजें बोल जाते हैं और नॉर्मलाइज कर दिया है हमने ये कल्चर कि हम कुछ भी नेम कॉलिंग कर सकते हैं। तो या तो वो उस चीज आपकी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, दूसरी चीज वो प्योर प्रेशर से भी आ रहा है, प्योर बुलिंग से भी आ रहा है, क्योंकि आपको बुली किया गया है, आप शिकार रहे हुए हो। बट तीसरी चीज, कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता है कि वो बुली बन रहे हैं। सबसे मेन बात वहां पे आती है कि बच्चों को पता भी नहीं रहता, या किसी को भी। एंड फॉर दैट फैक्ट, बच्चों, यहाँ सिर्फ बच्चों की बात ही नहीं है, यहाँ पे बड़े से लेकर हर एज तक
एक एज ऐसी होती है कि हमें लगता है कि इस एज के बाद एक बुरा लगना बंद हो जाता है। हालांकि जो चाइल्डहुड वाली एज है वो सबसे अहम होती है, क्योंकि वहां पर बच्चा का माइंड ग्रोथ सबसे अहम रहता है, रोल प्ले करता है आपके पूरे उसके लिए। क्योंकि हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में सुनते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो चाइल्डहुड ट्रॉमा एक चीज है, तो वो हम लोग को बिल्कुल उस चीज को ध्यान से रखना चाहिए कि हम कैसे चाइल्ड की एक परवरिश कर रहे हैं। तो फैमिली के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के वातावरण को बहुत अच्छा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नेम कॉलिंग, हाँ जी, हम लोग इस चीज को बहुत बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं, बट हम अगर इसको लाइटली लेते रहे तो हमारे ही फ्यूचर में आगे हमें वापस मिलेगा। तो बुलिंग एक ऐसा शिकार है, मतलब एक ऐसा हमारे साथ एक ऐसा डिसीज है जो किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, बट अगर आपने इसको नहीं रोका तो आपके साथ ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। बिल्कुल सही बोला आपने रोहिणी। बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बड़े होते हैं वो बहुत ही वोकल होके जवाब जरूर देते हैं। हमारे बहुत सालों के बाद जब मिस यूनिवर्स वापस भारत आई, हरनाज, उनकी बॉडी शेमिंग की गई, उनके फिगर को लेकर लोगों ने मजाक बनाया, और हालांकि उन्होंने उसके पीछे एक रीजन भी बनाया। मतलब कोई भी इसे अछूता नहीं रहा है। जो ये बॉडी शेमिंग हो गई, नेम कॉलिंग हो गई, मेरे ख्याल से ये हमारे पूरे सोसाइटी में ही बसी हुई है। संजीन, यहाँ पर खास तौर पर हम क्योंकि बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी अडोलेसेंट बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत ही छोटेपन से हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक किताबें हम सबने पढ़ी हैं। अगली डकलिंग, सिंड्रेला, बार्बी डॉल्स होती हैं हमारी, जिनके साथ हम बचपन में हम खेलते हैं, या बहुत सारी जिसमें बहुत ब्यूटीफाई किया जाता है, ब्यूटी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। तो क्या उस लेवल से ही एक मैसेज देने की बच्चों को ज़रूरत है, स्कूल लेवल पर भी, सोसाइटी लेवल पर भी, कि अगली डकलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, ब्यूटी को ग्लोरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, हम जैसे हैं हम उसी में खूबसूरत है, अच्छे हैं, और हमें कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत है। फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर, एज जब तक आप बहुत हेल्दी रहे, आपके शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी ना रहे। बिल्कुल स्वाति जी, आई टोटली एग्री। और मैंने पहले भी इस टॉपिक पे काफी बोला हुआ है अदर न्यूज चैनल्स पे। आई वुड लाइक टू से कि स्कूल लेवल पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इनकॉर्पोरेट इट ऑन अ करिकुलम लेवल, कि हम उसको करिकुलम लेवल पे लेके आए, सो दैट बच्चों को स्टार्टिंग से ही क्लासेस दी जाएं जिसमें उनको काइंडनेस, एम्पैथी, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ये सब डेवलप करने की एक तरीके से पोटेंशियल उनका बनाया जाए। देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि देवता और असुर, वो हमारे भीतर ही है। एक्चुअली हमारे सब मनुष्यों के भीतर ही देवता और असुर है। हम किस चीज पे फोकस करते हैं अपनी एनर्जी, हम किस चीज के ऊपर चाहते हैं कि उस चीज को बढ़ावा दें। आप अच्छी क्वालिटीज की तरफ जाएंगे, आप एक तरीके से देवता की तरफ, एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग की तरफ चले जाएंगे। इफ यू कीप पेस्टरिंग ऑन योर बॉडी, ऑन ऑल द सुपरफिशियल थिंग्स, तो फिर क्या है कि आप असुर की तरफ आपकी प्रवृत्ति चली जाएगी। देखिए, इंडिया में जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जो बुक्स हैं अगली डकलिंग, बार्बी डॉल, आप अगर ये देखें तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एपिंग द वेस्ट एक्चुअली। देखिए, ये वेस्टर्न बुक्स हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारी इंडियन सोसाइटी में गुरुकुल्स हुआ करते थे, वेरिन हम एक गुरु को रेवियर करते थे, लाइक जिसे कहते हैं गॉड का दर्जा देते थे, एंड पेरेंट्स भी उतनी इक्वल रिस्पेक्ट देते थे गुरुज को। तो इवन हमें पेरेंटल लेवल पे, एक टीचर्स के लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे चेंज लाना है तो हमें माइक्रो लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। ये माइंडसेट में ही चेंज करना पड़ेगा। हमारी खुद कंट्री में इतनी पुरानी प्राचीन यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, जो आप लोगों ने अब सिर्फ बेसिकली हम सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूर देशों से, चाइना से, मिडिल ईस्ट से लोग आते थे पढ़ने के लिए हमारी कंट्री का कल्चर, हमारी कंट्री का एजुकेशन। सो वी वर वेल इक्विप्ड। देखिए, योगा, आयुर्वेदा, संस्कृत, हमने क्या क्या नहीं दिया है एक्चुअली पूरी अर्थ को, एंड वी स्टिल हैव दैट पोटेंशियल। अभी हम लोग क्या है कि सिर्फ वेस्ट को एप करते हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कैसे एक्टर्स अपने आप को, कैसे सेल्फीज खींचते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एंड हम लोग बिना ये जाने कि उनकी एक्चुअल पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वी जस्ट थिंक दैट दिस इज द सुपरफिशियल लाइफ इज व्हाट आवर लाइफ इज, व्हिच इज नॉट एक्चुअली ट्रू। हमारा व्यक्तित्व और हमारा आचरण, फिजिकल अपीयरेंस में कंफर्टेबल होने की जरूरत है, आत्मविश्वास होने की जरूरत है। और जैसा पहले भी तमाम हमारे गेस्ट भी कह रहे हैं, अगर आप स्वस्थ हैं
तब आपको खुश रहने की जरूरत है। अगर पीयर प्रेशर में आकर या किसी के ताने मारने के चलते अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो बीमारी का रूप ले सकती है। इसको कैसे अब आप रोक सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, बच्चे के लेवल पर, पेरेंट्स के लेवल पर और सोसाइटी के लेवल पर, इस पर भी करेंगे चर्चा। थोड़ी देर के बाद फिर से लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बॉडी शेमिंग कितनी घातक, मतलब किसी के फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर कर रहे हैं चर्चा डॉक्टर जयंती दत्ता। ये आपसे समझना चाहते हैं क्या बॉडी शेमिंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट और इफेक्ट लड़कियों पर पड़ता है, क्योंकि आइडियल दिखने का जो एक कह सकते हैं सपना है या फिर जो एक आइडियल लुक होता है उसको लेकर लड़कियां बहुत सीरियसली लेती हैं, और क्या यही वजह है कि एनोरेक्सिया या बुलिमिया जैसी जो बीमारियां हैं वो लड़कियों में ज्यादा पाई जाती हैं? हाँ, शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि देखिए लड़कियों के साथ ऐसा है कि आपका अपीयरेंस, आपका पहनावा, ये तमाम चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती हैं एक लड़की के लिए। लेकिन बुलिंग की जहाँ तक बात है, ये इतनी इजी चीज़ नहीं है, ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो जिसकी जिक्र अभी सारे एक्सपर्ट्स हम लोग बता रहे हैं, इसका असर इतना डीप रूटेड होता है। इट नॉट ओनली कैन गिव राइज टू साइकोटिक एनोमलीज, लेकिन प्रो सोशल बिहेवियर जो है इसकी सीख देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है अपना ही सिर्फ पॉजिटिव इमेज ना बनाए, बल्कि जो अपने दोस्त हैं, अपने जो पीयर ग्रुप है, उनके साथ भी इस तरह से एक इंटरैक्शन जो है उनका वो पॉजिटिविटी की नोट पे आ जाए। और आप देखिए सेल्फ एस्टीम अगर इफेक्टेड होती है तो इसमें एम्पैथी, प्रो सोशल बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ जाती है, खास करके लड़कियों के लिए। तो देखिए आप जहाँ तक रोल इनैक्टमेंट है, समाजीकरण के तहत भी हम लोग ये डिस्क्रिपेंसीज रखते ही हैं। ये लड़की है तो ये ऐसा करेगी, ये लड़का है तो उसे छूट मिल जाती है। जहाँ तक बॉडी शेमिंग की बात है, ये लड़कियों पे भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा असर छोड़ जाता है। एंड यू नो इट कैन टर्न यू टू एन इंट्रोवर्ट, देन टू ए साइकोटिक ब्रेकडाउन ऑफ योर पर्सनालिटी, एंड इट कैन लीड अल्टीमेटली इन ए लॉन्ग रन फॉर अ क्रिमिनल प्रोपेंसिटी। अगर इनको संभालना है तो मेरे ख्याल से शुरुआत 8 साल के बच्चे से होनी चाहिए, और उसमें प्रो सोशल बिहेवियर जो है उसका एक ऑन ए रूटीन रेगुलर बेसिस तमाम स्कूल्स को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज, ये सीख आज का बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर दत्ता। इनफैक्ट रोहिणी, ये जो आजकल सोशल मीडिया एप्स, ब्यूटी एप्स का जो क्रेज हो गया है, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। मतलब इतने अलग अलग तरीके के फिल्टर्स कहते हैं उसे, हाँ, फिल्टर्स अपना के दिखा के आप अपने लुक और अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। जी बिल्कुल, और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया हालांकि इस चीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट हर चीज, जैसे आपने पहले बारबी और सारे फेरी टेल्स शो आती हैं, उनके बारे में भी आपने डिस्कस किया। क्या होता है, हम हर चीज को एक लड़की के ऊपर, एक लड़के के ऊपर एक हम लोगों ने आइडियल बना दिया है कि फेरी प्रिंसेस जो होती है, वैसा एक आइडियल हमारा लुक है कि आपको वैसा ही दिखना है, आपको स्किनी होना चाहिए, आपको फेयर होना चाहिए, तो और आपको किस तरीके का एक शेप आइडियलाइज कर दिया गया है कल्चर में, हमारे सोसाइटी में हमारे। उसकी वजह से ये सोशल मीडिया एप्स भी, अब क्या होता है, कोई भी आजकल की अगर आप बच्चे देख लीजिए, हर बच्चा आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाता है, सब तरीके के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करता है, स्नैपचैट, हर चीज में फिल्टर्स लगा के वो यूज करता है। उससे क्या होता है, उनको लगता है कि हम लोग हर फिल्टर में यूज करके हम अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा दिखना, हमें अपने नॉर्मल सेल्फ में वो अपने आप को शो करना ही नहीं चाहते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो दिखते हैं उनको उसमें एक्सेप्ट करें, और ये इस चीज में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो है तुम्हारे पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स अगर उनको एक्सेप्ट करना नहीं सिखाएंगे तो बच्चे उस चीज को एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये आती है बीच में कि कभी कभार क्या होता है, हम बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं कि हम जैसे मान लीजिए बच्चे हमारे पास बैठे हैं, बट हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, और हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें लगता है कि हम नॉर्मल, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, बट बच्चा उस बात को सुन रहा होता है और वो उस चीज को पकड़ता है कि ये तो नॉर्मल है,
और वही अगले दिन वो जाके अपने फ्रेंड को बोलता है आज मोटा लग रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये बोलना। ये रोहिणी आपने बिल्कुल सही तो आप बोला। बच्चों के सामने ये जो फैमिली एनवायरनमेंट है, जो फैमिली में जिस तरीके की बातें होती है, बच्चा उससे बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि ज्यादा समय जो वल्नरेबल टाइम है फैमिली के साथ बच्चा वहां पर भी बिताता है। तो संजीव, इसमें जो माता पिता है उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है? मानिए मतलब एक आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? एक तो कैसे डिस्करेज खुद के बच्चे को करें कि आप ऐसी बातों को ना सुने। दूसरा, आइडेंटिफाई करना इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि बच्चा अगर नॉर्मल के हिसाब से वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो किसी मानसिक अवसाद से बच्चा गुजर रहा है, उससे बातचीत करना। ये दोनों ही लेवल पर पेरेंट्स का क्या रोल है? बिल्कुल स्वाति जी, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बच्चे के लिए जो वैलिडेशन होती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो अपने पेरेंट से ही पूछेगा। जो पेरेंट कहेगा वो ही उसको एक्चुअली सबसे पहले ट्रूथ मानेगा। देन इज द पीयर प्रेशर। बट एक्चुअली क्या होता है कि आप देखेंगे अक्सर बच्चे ये बातें शेयर नहीं करते हैं, वो खाना खाना छोड़ देंगे, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। फॉर पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू सी कि देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। एंड इसमें स्कूल काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। Parents should be in touch with the school counselors also. They should keep an eye on their children and the peer group they are engaging with. You know, क्या हम जो बच्चा है जिसके साथ मेरा बच्चा फ्रेंड है, does that बच्चा have good characteristics like kindness, like some humanness, something which we would want कि हमारा बच्चा ये सीखे and आगे चल के you know becomes a responsible citizen of the society. एब्सोल्युटली। डॉक्टर दत्ता, बच्चों को गाइड करना कितना जरूरी है और गाइड कैसे किया जाए? क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बोला था, बच्चे पीयर प्रेशर में बहुत पड़ते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स की बात ज्यादा सुनते हैं, उन पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट्स ज्यादा। तो पेरेंट्स का काम तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो एक पेरेंट्स के लिए बच्चे को गाइड करने का तरीका क्या हो? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन। आप बच्चे के साथ किस तरह से रिश्ता अपना निभाती हैं, आप किस तरह से बच्चे को मैसेज देती है। अक्सर अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास केसेस आते हैं उसमें होता क्या है, पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है, डू दिस डू दैट, आइदर दिस और दैट, एक दोस्ताना जो रिलेशनशिप है वो नहीं इस्टेब्लिश हो पाता। और जबकि ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। तो बच्चे जो पहले जो रिश्तों के साथ थोड़ा शेयर कर लेते थे, दादी नानी चाची ताई, वो तमाम रिश्ते अब समेट के रह गए हैं। तो एक पेरेंट्स के लिए मेरे ख्याल से ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे ईमानदारी से आपको निभाना चाहिए। आप बच्चे के साथ उससे दोस्ताना रवैया अगर निभा सकते हो तो दैट्स द बेस्ट वे। द चाइल्ड शुड फील कि हाँ मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं अपनी मम्मी को या पापा को बोलूँ। अगर दोनों के साथ नहीं कम्युनिकेट कर पाता है, कम से कम एक पेरेंट को तो डेफिनेटली इतना वक्त देना चाहिए कि बच्चा जो है आके आपसे बात कर सके। नहीं तो आप देखिए 8 साल का बच्चा सुइसाइड कर लेता है, 10 साल का बच्चा सुइसाइड कर लेता है। ये नौबत हमारे समाज में पहले नहीं थी, अब है। क्यों है? इसी की वजह से कि स्कूल में कुछ ऊंच नीच होती है, बुलिंग होती है। टीचर के साथ अगर बच्चे का अनबन होता है तो ये बता नहीं पाता है, वो डर जाता है। मैंने ऐसे बच्चे बहुत देखे हैं जहाँ पे बच्चा जो है रिपोर्ट कार्ड छुपा लेता है, देता नहीं। क्यों? नहीं, मम्मी डांटेगी, पापा मारेंगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अ चाइल्ड शुड हैव द ट्रस्ट। अगर आप बच्चे की ट्रस्ट को नहीं बिल्ड कर पाते हो, आप कुछ भी कर लो, वो बच्चा आगे चल के बिखर जाएगा। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि देखिए जो हम बात करते हैं बच्चों की अवसाद के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, दैट नीड्स अ प्रॉपर डायग्नोसिस। आप साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट के बगैर सिर्फ ऊपरी बातों को लेके आप ब्रांड नहीं कर सकते एक बच्चे के साथ। ये बच्चे के साथ खिलवाड़ है। अगर आपने किसी काउंसलर को दे दिया और आपने डायग्नोज कर दिया, आई थिंक दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इट नीड्स ए प्रॉपर इलैबोरेट साइको डायग्नोस्टिक। एब्सोल्युटली डॉक्टर दत्ता, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है। सिर्फ
रिएक्शन लेवल से अगर ये बात आगे बढ़ जाती है, बच्चे के दिलो दिमाग पर इसका असर पड़ता है, बीमारी का रूप भी ले सकता है। इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, फिर इसका इलाज कराने की जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट बात रोहिणी, हमारे जो रिलेटिव्स भी होते हैं, मतलब पूरे फैमिली में, कई बार हम सबके फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे के सामने पेरेंट्स को बोल दिया कि आपका बच्चा ऐसा क्यों होता जा रहा है, मोटा पतला, या अलग अलग बॉडी शेमिंग खुद रिलेटिव्स ही भी करते हैं बच्चों की। वहां पर भी पेरेंट्स का रोल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वहां पर संकोच पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए, और बच्चों के सामने अगर डांटने और डपटने की भी जरूरत पड़ जाए तो वो भी कॉन्फिडेंस बच्चे में पैदा करने के लिए पेरेंट्स को वैसा एक रोल अदा करना चाहिए कि ऐसा बच्चे के सामने बच्चे को इस तरीके की चीजें न बोली जाएं। बिल्कुल सही बात आपने कही है मिस रैना। एंड इससे पहले डॉक्टर दत्ता ने भी एक पॉइंट बोला, कम्युनिकेशन। देखिए, हम हर रिलेटिव को तो नहीं चुप करवा सकते, कि हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप हमारे बच्चे के सामने ऐसे नहीं बोलिएगा, कि हम किसका मुंह चुप करवाएंगे अगर हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो, राइट। तो क्या होता है, हम लोगों को उसके बाद अपने बच्चे से कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, उसको बताना कि दुनिया जो बोलती है वो नहीं हो, तुम वो हो जो तुम अपने आप को समझते हो, तुम मेरी नजर में खूबसूरत हो, तुम अपनी नजर में खूबसूरत हो, अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट करो कि जो तुम हो। भगवान ने, गॉड ने हर किसी को अपने हिसाब से यूनिक बनाया है। तुम्हें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल इसमें है कि वो अपने बच्चों को अपनी ही स्किन से, अपनी ही बॉडी से रूबरू कराएं, उनको इतना ज्यादा उससे एक्सेप्ट करवा दे कि उनको लगे कि हमें कोई अगर बॉडी शेम कर भी रहा है ना, उनमें कमी है, मुझ में कमी नहीं है। तो ये पेरेंट्स वहाँ पे रोल बहुत करते हैं। और दूसरी बात, हाँ, कभी कभार और बहुत बार ऐसा एक्चुअली हो जाता है कि कहीं रिलेटिव्स आते हैं और आपको ऐसी चीजें बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ चीज जागरूकता, ये अवेयरनेस सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े लोग भी कई बार ऐसा होते हैं कि आपके सामने ऐसी बातें बोल देते हैं जो किसी के सामने आप उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का रीजन बन सकते हैं, किसी का फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा बन सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप किस हिसाब से बात करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने शरीर से प्यार करना आपको सीखना है, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति आपको सेंसिटिव होने की जरूरत है। उसके बाद ही बॉडी शेमिंग जैसी जो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। और हाँ, अगर किसी भी वक्त किसी पेरेंट को लगता है उसका बच्चा कुछ मानसिक तनाव में है, बातें शेयर नहीं कर रहा है, कुछ समस्या है, तो जरूर बच्चे से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। क्या पता बच्चा बुली का शिकार हो रहा हो, क्या उसको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ रहा हो, तभी जाकर आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर जयंती दत्ता आपका, रोहिणी मनचंदा और साथ ही संजीन साहनी, आप तीनों का ही इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम सब तक अपनी राय पहुंचाने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।